हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट होता है। जैसा कि हम देखे थे कि एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस होता है। तो डिस्क्रीट का जो पार्ट होता है वो हमने देखा था बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब हमारा डिस्क्रीट का होता है। लेकिन कंटिन्यूस का पार्ट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन in which the value of the variable are distributed symmetrically normal distribution around the mean. It is one of the most important distribution in statistics and econometrics because many natural and economic phenomena such as height, test scores, measurement errors and income follow this distribution. उसके बाद देखो बहुत सारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम जो डिफरेंसेस होती हैं such as height, टेस्ट ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होता है। हम जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है 1/√2π। स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होता है कि 1/सिग्मा √2π e⁻⁻1/2 x माइनस म्यू बट्टा स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो मीन को इसको मीन बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, इसको सैम्पल मीन कहते हैं, इसको पॉपुलेशन मीन कहते हैं, इसको सैम्पल मीन कहते हैं, इसको पॉपुलेशन मीन कहते हैं। ई का वैल्यू 2.71 होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। फिर उसके बाद देखो प्रॉपर्टी, उसके बाद हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बस इतना ही देखेंगे। फिर प्रॉपर्टी क्या होता है हम उस पर आते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब हम इसे एज अ ये हमारे पास मेथड है शो करने का वेरिएबल्स को। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म में डायग्राम के फॉर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ बेल शेप का मतलब उठा हुआ है, ये सिमेट्रिक। सेकेंड फर्स्ट इज बेल शेप, सेकेंड इज की सिमेट्रिक। इधर का एरिया बराबर होता है एंड इसके अंदर जो इसके टोटल एरिया इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब सबका एरिया 1 के बराबर इसका एरिया होता है। ठीक है, एंड इज एट अ पीक ऑफ इट्स बेल, यहाँ पे मीन मीडियन एंड मोड सब इक्वल होता है। ठीक है, मीन मीडियन मोड सब इक्वल होता है इस पर। उसके बाद बेल शेप का बोल दिया, सिमेट्रिक बोल दिया, मीन मीडियन मोड इक्वल होता है, इसके अंदर का वैल्यू 1 होता है। एंड बेसिकली ना हम जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं तो हम तीन परसेंटेज पे निकालते हैं, 3 वैल्यू पे निकालते हैं। एक होता है 68%, 95% एंड 99.7%। सो अगर हम 68% है, 68% यानी कि 1% स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि देखो ±1% स्टैंडर्ड डेविएशन, 95% यानी कि ±2% स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड अगर 99.7% है यानी कि ±3% स्टैंडर्ड डेविएशन। हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जो हमारा ये है कितने परसेंट पर निकालना है वो हम क्यों देखते हैं, क्योंकि ना बेसिकली इसके फॉर्मूले से ही तुम देख सकते हो 1/सिग्मा √2π e⁻⁻1/2 मीन माइनस म्यू बट्टा स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर। ये है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड यहाँ पे मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ना बेसिकली हम ये जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये बेसिकली इस थ्री पैरामीटर पे ही हम निकालते हैं। ठीक है, तो हम ये देख लिया। उसके बाद होता है कि इसका ना डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स इसका रैंडमनेस ये और पतला हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर ज़्यादा रहेगा ना तो ये ना इसका पीक बहुत कम होता जाएगा। इससे डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होगा तो इसका इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा, इसका बेल शेप उभर के आएगा। एंड इसका स्क्यूनेस जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वो 0 स्क्यूनेस होता है, परफेक्टली सिमेट्रिक होता है ये। ठीक है, स्क्यूनेस यानी कि तुम समझ सकते हो ना, स्क्यूनेस मतलब उठा हुआ, ये लेफ्ट टिल्टेड भी हो सकता है, राइट टिल्टेड भी हो सकता है, लेकिन वो उस केस में होता है जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं और उसमें जब हमारा जो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो इक्वल्स टू नहीं होता उसके बराबर, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये होता है। एंड ये यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इसका अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालो तो इसका सिर्फ एक ही पीक होगा, ना ये लेफ्ट टिल्टेड होगा ना ये राइट टिल्टेड होगा, ये एक यूनिमोडल है। सो यूनिमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है। सो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा सारी चीज़ें।
नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि हाइपोथेसिस का गुड एस्टिमेटर। चलो हम इसमें पढ़ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड एस्टिमेटर क्या होता है। हमने जाते हैं ना कि बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर, ब्लू प्रॉपर्टी तुम लोग को याद होगा, OLS एस्टिमेटर का हम ऐसा दिखता है CLRM जंक्शन में ब्लू को सेटिस्फाई करता है ना, इसलिए हमें इसमें देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड एस्टिमेटर क्या होता है। जो यहाँ देखो कि इन इकोनोमेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स गुड एस्टिमेटर, ये सब हम इकोनोमेट्रिक्स और स्टैट्स में ही निकालते हैं, ठीक है, तो हमें देखना चाहिए पहले। सो इन इकोनोमेट्रिक्स and statistics, an estimator is a rule of formula used to estimate an unknown population parameter such as the population mean, variance and regression coefficient from sample data. ठीक है, so estimator means econometric and statistic, and estimator is a rule of formula used to estimate an unknown population parameter. जो पॉपुलेशन पैरामीटर में नहीं पता है उसको एस्टिमेट करने के लिए, जैसे पॉपुलेशन मीन, वेरिएंस एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम सैंपल डेटा, ठीक है। अ गुड एस्टिमेटर शुड पोजेस certain desirable property to ensure that the estimate is reliable and accurate, ठीक है। इसकी रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी चेक करने के लिए गुड एस्टिमेटर को सर्टेन प्रॉपर्टीज़ उसकी होती हैं। गुड एस्टिमेटर होने के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। गुड एस्टिमेटर मीन्स उसको दी गई जितनी भी एजम्पशन दी गई हमारे पास, जितनी भी शर्तें हैं, कंडीशन है, उसको वो सेटिस्फाई करे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इसके लिए हम प्रॉपर्टी लगाते हैं बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर का। तो देखो अनबायस्डनेस सारे जितना भी हम एस्टिमेटर देखेंगे ना उसमें गुड एस्टिमेटर में अनबायस्डनेस आएगा। अनबायस्डनेस कैसे की, एन एस्टिमेटर इज अनबायस्ड इफ इट्स एक्सपेक्टेड एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं इसका, ये ट्रू वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे मान लो कि x का अगर हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो x के बराबर ही होना चाहिए। एंड एक्सपेक्ट उसका ये मीन बताता है, मतलब ये ना कैप जो है वो सैंपल को दिखाता है। एन अनबायस्ड एस्टिमेटर नीदर ओवर एस्टिमेटेड नॉर अंडर एस्टिमेटेड द पैरामीटर मीन्स जो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आनी चाहिए, जो हमारे पास अनबायस्ड एस्टिमेटर आना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के एक्जैक्ट टू दी पॉइंट होना चाहिए। वो ना ही ओवर एस्टिमेटेड होना चाहिए, ना ही अंडर एस्टिमेटेड होना चाहिए, यानी कि इसके एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएबल ही आना चाहिए, इसके बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया अनबायस्डनेस, मतलब कोई बायसनेस नहीं है। अगर तुम एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो और उसका नहीं भी निकाल रहे हो तो वो उसका जो वैल्यू है वो दोनों बराबर आना चाहिए। ये अनबायस्डनेस चेक करने के लिए पहला प्रॉपर्टी हमने कर लिया। कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, एन एस्टिमेटर इज़ कंसिस्टेंट if it coverages the ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर एज द सैम्पल साइज इंक्रीजेस। यानी कि मैथमेटिकली हम अगर देखेंगे कंसिस्टेंसी को तो इसका मीन -0 इज लेस देन ई और सब वन इक्वल होना चाहिए, यानी कि ई इज़ एनी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, द कंसिस्टेंट एस्टिमेटर बिकम्स मोर एक्यूरेट विद लार्जर सैम्पल के साथ ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। तो हम इससे इसकी कंसिस्टेंसी देख लिए। एफिशिएंसी कैसे देखेंगे आप, एफिशिएंसी मिनिमम वेरिएंस, एफिशिएंसी कैसे चेक करते हैं। एन एस्टिमेटर इज़ एफिशिएंट इफ़ इट हैज़ अ स्मॉलेस्ट वेरिएंस अमंग ऑल अनबायस्ड एस्टिमेटर। यहाँ इसका ना वेरिएंस बहुत छोटा होना चाहिए एफिशिएंसी चेक करने का। और देखिए इफ़ टू अनबायस्ड estimators estimate the same parameter, the one with the smaller variance is preferred because it gives a more precise estimate, ठीक है। एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, अनबायस्डनेस, सफिशिएंसी देख लो, गुड एस्टिमेट का लीनियरिटी भी चेक कर लो, अनबायस्डनेस भी चेक कर लो, इस कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी एंड देन तुम सफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी भी चेक कर लो। सफिशिएंसी क्या होता है कि एन एस्टिमेटर इज सफिशिएंट इफ़ इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द सैम्पल रिगार्डिंग द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। और सफिशिएंट एस्टिमेटर मेक्स फुल यूज़ ऑफ द सैम्पल डेटा, ठीक है। सफिशिएंसी मीन जो सैम्पल डेटा दिया होता है वहाँ पर सफिशिएंट है कि नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सारा वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं, जस्ट वो हम चेक करते हैं। उसके बाद है कि मिनिमम मीन स्क्वायर एरर MSE, इसका फार्मूला होता है वेरिएंस माइनस बाय बीटा। ये अगर तुम ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा,
जस्ट तुम अपने मन से सफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, अनबायसनेस, लिनियरिटी, उसके बाद क्या था, सफिशिएंसी, एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी, लिनियरिटी, अनबायसनेस, फ्यूचर प्रेडिक्शन में हेल्प करता है कि नहीं, एंड एक्यूरेसी, रॉबस्टनेस, ये सब एस्टिमेटर का वो होता है, मतलब कंडीशन होता है गुड एस्टिमेटर का क्या होता है, ठीक है। सो ये एस्टिमेटर विद स्मॉलर एमएससी इज़ कंसिडर बेस्ट, मतलब जिसका वेरिएंस कम हो उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव एस्टिमेटर होगा, जिसका एमएससी कम हो वो ज़्यादा बेटर एस्टिमेटर होगा। रोबस्टनेस क्या बोलते हैं? रोबस्ट एस्टिमेटर इज़ वन दैट इज़ नॉट ग्रेटली अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, वो आउटलायर्स से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगा। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन और स्लाइट वायोलेशन ऑफ मॉडल एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा मतलब वो वेरी नहीं करेगा, ठीक है। रोबस्ट एस्टिमेटर इज़ वन ऑफ द ग्रेटली अफेक्टेड आउटलायर्स, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पे, स्लाइट वायोलेशन एंड मॉडल एक्सपेक्टेशन। रोबस्ट एस्टिमेटर कंटिन्यू टू प्रोवाइड रिलायबिलिटी भी होता है, हम ये भी लिख देंगे, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, सफिशिएंसी, अनबायसनेस, लिनियरिटी, एक्यूरेसी, एमएससी, रिलायबिलिटी, सब लिखते हैं, सब गुड एस्टिमेटर का पार्ट है। प्रोवाइड रिलायबिलिटी एस्टिमेटर इवन व्हेन द डेटा आर नॉट परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन। ये गुड एस्टिमेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अगर तुम देखना चाहो तो रेफरेंस के तौर पे ले सकते हो इसको। थैंक यू।